everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू आवर चैनल. इस वीडियो में क्लास 9th सोशल साइंस का चैप्टर जो है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. ये चैप्टर, ये जो पूरा वीडियो है, इस पूरे वीडियो में चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर्ड है. बहुत अच्छी तरह से आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं और चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से समझने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं. आई ट्राई टू टच एवरी टॉपिक. मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस कहां से आते हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं. शुरू करते हैं. देखो, इकोनॉमिक्स के दो चैप्टर्स आपने पढ़े. पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे आजू बाजू हमारे को बहुत आसानी से मिल जाता है. लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लो, अगर आप तो लैंड, लेबर, कैपिटल आप देख रहे हैं कि हाँ यही चीजें तो इकोनॉमी में चल रही होती है. तो वैसे ये जो चैप्टर है ना, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, तो पॉवर्टी भी क्या है, गरीबी अगर बात की जाए, देखो गरीबी को समझना पढ़ना वो किताबों में उतना आप बेहतर तरीके से नहीं देख सकते हो, समझ सकते हो. तो वो जो जी रहा है वो इंसान बेहतर बता पाएगा आपको. लेकिन यहां पे इस चैप्टर को, पॉवर्टी एज ए चैलेंज को पढ़ाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को आप एक सोशल साइंटिस्ट के डायमेंशन से देखोगे ना, तो वो क्या है, ठीक है, उसको किस तरह से डील किया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं हैं, और वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो शुरू करते हैं चैप्टर को. क्या क्या पढ़ने वाले चैप्टर की अगर रूपरेखा बताऊं मैं आपको, तो पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, वही कि पॉवर्टी को डिफाइन करना इज लाइक वेरी वेग. ठीक है, बहुत वेग है. उसको कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. लेकिन सोशल साइंटिस्ट जो है, तो सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को किसी तरह से डिफाइन किया है और ये बताया है कि क्या क्या चैलेंजेस है, हमें किन किन पार्ट्स में पॉवर्टी को डील करने के लिए क्या क्या करना होगा. तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में है. तो जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, 2-3 कहानियां इस पूरे चैप्टर में. तो उन कहानियों की मदद से हम अर्बन पुअर, रूरल पुअर, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी अलग नजरिए से देखी जा रही, फिर उसके बाद में देखोगे शहरी क्षेत्र में गरीबी अलग तरह से देखी जा रही. तो वो सारे एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ पॉवर्टी में हम क्या देखेंगे कि पॉवर्टी को आप एस्टिमेट कैसे लगाओगे, कैसे पता लगाओगे कौन गरीब है कौन अमीर है. तो वो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर में बताया गया है कि आप एक क्या है कि बेयर मिनिमम या फिर एक बेंचमार्क सेट करके देख सकते हो क्या इसके ऊपर हम अमीर कहेंगे, इसके नीचे गरीब कहेंगे. वो सारी चीजें, क्या वो डेफिनेशन अपने आप में पर्याप्त है, तो वही सारी चीजें लास्ट में टॉपिक आएगा थी चैलेंजेस अहेड, उसमें भी पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन को, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, पॉवर्टी लाइन, वल्नरेबल ग्रुप्स, तो इन सारे टॉपिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. इन सभी टॉपिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. फिर उसके बाद में अगर जैसे हम देखेंगे ना, तो अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंडिया के लेवल पे पॉवर्टी एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, तो हम उस कॉन्सेप्ट को समझ के कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि क्या गरीबी पूरे देश में एक जैसी नहीं, तो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हैं कि किसी स्टेट में गरीबी ज्यादा है, किसी स्टेट में कम है. उसको हम ग्लोबल एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं कि हाँ ग्लोबली आप पॉवर्टी को कैसे देख रहे हैं. तो वो सारी चीजें इस चैप्टर में क्या है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी. लास्ट के जो कुछ टॉपिक्स है, तो हम ये समझेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं कि देश में गरीबी है. तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के पहले से भी, तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी समझेंगे. अब लाइफ में एक सीधी अप्रोच है, क्या समस्याएं हैं, लेकिन समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है. तो वो कॉजेज है पॉवर्टी के, तो हमने उस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या लिए हैं. तो वो एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो चैप्टर में दिए गए कि हाँ गरीबी के कारण तो हमें पता चल गए, लेकिन हम वो कारण के नाम से रोते थोड़ी ना बैठेंगे, उसको सुलझाने के लिए क्या किया. और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी एक बड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट है, तो हमने जितना प्रयास किया उसके बावजूद भी आज भी गरीबी खत्म तो नहीं हुई ना. तो आगे और क्या चैलेंजेस हैं और वो सारी चीजें इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगी. तो बड़ा कसा हुआ चैप्टर है. मैंने आपको एक स्क्रीन पे पूरी चैप्टर की रूपरेखा बताई है. अब शुरू करते हैं, एक एक से सारे कॉन्सेप्ट्स उठाते हैं. तो व्हाट इज पॉवर्टी. अगेन आई विल से दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन कि पॉवर्टी क्या है. क्योंकि आप जैसे देखोगे तो एक व्यक्ति है, उसके पास सारी चीजें हैं, लेकिन वो बच्चा जो है तो घर में बैठ के रो रहा है कि मुझे आईफोन नहीं दिया, मैं कितना गरीब हूं. ठीक है, अब होगा क्या, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल नहीं दिया तो गरीब हूं, वो पुराने वाला थोड़ा चला रहा है, तो उसके लिए गरीबी अलग हो गई. लेकिन आप देखेंगे तो धरातल पे गरीबी क्या है, एक आम व्यक्ति जो है तो वो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद अपनी 2 वक्त की रोटी भी नहीं अगर जुगाड़ पा रहा है, तो उसके लिए गरीबी वो हो गई. तो पॉवर्टी एक बड़ा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट, स्टैटिक नहीं है. वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, एरिया टू एरिया, प्लेस टू प्लेस. ये सारी चीजें आपको चैप्टर में और अभी सब्सिक्वेंटली क्लियर होगी. तो उसको डिफाइन कर पाना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बेयर मिनिमम हमने सेट किया है. वो बेयर मिनिमम क्या है कि अगर हम देखेंगे बेयर मिनिमम में कि पॉवर्टी मींस हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. सबसे पहले आदमी का पेट तो भरना चाहिए ना. तो अगर
खाने के लिए खाना नहीं और सर छुपाने के लिए छत नहीं अगर, तो वो पॉवर्टी है, वो एक बेयर मिनिमम डेफिनेशन होगी पॉवर्टी की। ठीक है, पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स अ लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, मतलब जीवन जीने के लिए क्या है, रोटी कपड़ा मकान। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर किसी के पास में साफ पीने योग्य पानी नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वो गरीबी में, मतलब वो एक बेयर मिनिमम डेफिनेशन, या फिर कह सकते हैं एक बोलते ना कि लोअर सर्किट, लोअर लाइन ऑफ द डेफिनेशन हो जाएगी, जहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, तो स्टार्ट विथ हम ये कह सकते हैं कि हाँ पॉवर्टी में इन चीजों का एब्सेंस है, अगर इन चीजों की एब्सेंस है तो पॉवर्टी है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स अ लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। लैक ऑफ रेगुलर जॉब है, लेकिन क्या है कि कभी जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट में पढ़ा था कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, कुछ समय के लिए काम है कुछ समय के लिए नहीं है, तो वो भी पॉवर्टी के डेफिनेशन में आ रहा है कि जहां पे इंसान के पास में एक रेगुलर काम नहीं है एक मिनिमम डिसेंट लेवल पे, तो वो भी पॉवर्टी के डेफिनेशन में आ रहा है। Above all, it means living with a sense of helplessness। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो पॉवर्टी का एक एस्पेक्ट ये भी कि आप यू आर लिविंग विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, मतलब असहाय महसूस कर रहे हो कि जहां से आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही, जहां से आप क्या है अंधेरे में चले गए, तो वो पॉवर्टी है। तो ये गरीबी की एक बेसिक मिनिमम डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि दीज आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, दीज आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, और इसी के चलते अगर हम जैसे देखेंगे तो 2 टिपिकल केसेस बताए गए हैं कि पॉवर्टी क्या है। तो 2 केसेस आपको बुक में 2 कहानियां बताई गई है, कौन कौन सी, एक है स्टोरी ऑफ रामसरन और दूसरी है स्टोरी ऑफ लाखा सिंह। अब स्टोरी ऑफ रामसरन में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक गांव में रहता है, ठीक है, सॉरी गांव से है लेकिन एक शहर में रहता है, बूढ़े माँ बाप गांव में है। अब रामसरन जो है तो क्या है घर पे जहां रहता है तो उसके पास उसके एक बड़ा बेटा है, कुछ छोटे बच्चे भी हैं, फाइन, उसकी वाइफ भी है। रामसरन काम पे जाता है एक वीट फ्लोर मिल में, वहां पे वो दिन भर काम करता है लेकिन 1500 रुपए मिलता है। तो मतलब एक कहानी वाला पार्ट है, पूरा कहानी वाला पार्ट आप पढ़ेंगे तो जैसे रामसरन काम पे जाता है, उसकी वाइफ भी काम पे जाती है, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क करती है, उसका बेटा जो है तो चाय की दुकान पे काम करने जाता है। अब होता क्या कि रामसरन को अपने माता पिता के लिए भी पैसे घर पहुंचाना होते हैं, एक सिंगल रूम के रेंटेड कमरे में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एंड द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ठीक है, नए बच्चे मतलब नए बच्चे नहीं, नए कपड़े बच्चों के लिए, नए कपड़े जूते ये लग्जरी हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, वही कि बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चा इस तरह से स्टेप डाउन किए जाते हैं, तो ये स्थिति में रह रहे हैं वो। ठीक है, ये एक अर्बन पुअर की कहानी हो गई। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया कि अर्बन एरियाज में पॉवर्टी कैसे दिख रही है। अब वैसे अगर आप जैसे देखोगे तो रूरल एरिया में पॉवर्टी कैसी है, तो लाखा सिंह की कहानी बताई गई है कि लाखा सिंह भी जो है तो अपने परिवार के साथ रहता है ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, 50 रुपए दिन का कमाता है, 50 रुपए दिन का कमाता है, उसके ऊपर भी लाइबिलिटीज हैं, जैसे बूढ़े माँ बाप थे जिनकी डेथ हो गई, इलाज नहीं करवा पाया, तो ये सारी समस्याएं लाखा सिंह की है। लैंडलेस लेबर है, किसी दूसरे के खेत पे काम कर रहा है। अब ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ने के बाद जैसे अगर आप देखोगे ना तो क्या देखने को मिल रहा है, कॉमन चीजें एनालाइज करें तो क्या है, फैमिली साइज बड़ा है। ठीक है, दूसरा क्या है, फैमिली साइज बड़ा है, साथ ही साथ लैंडलेसनेस है कि उनके पास में खुद का कुछ एंटाइटल्ड संपत्ति नहीं है। इलिटरेसी एक कारण हो गया। ठीक है, इलिटरेसी एक कारण हो गया, और उसके बाद में हेल्थ स्टेटस जो है तो अनहेल्दी है। ठीक, तो ये क्या देखने को मिल रहा है कि कॉमन फैक्टर्स देखने को मिल रहा है कि पॉवर्टी में इन सारी चीजों से इंसान जूझ रहा होता है। ठीक है, दीज आर दी फैक्टर्स, दीज आर दी कॉमन आउटलाइंस व्हिच वी कैन ड्रॉ आउट कि इन चीजों से आदमी गरीबी में जूझ रहा होता है। ठीक है, इन चीजों से जूझ रहा होता है, और इसी के चलते पॉवर्टी क्या हो गया है, एक मेनेक की तरह हो गया है, एक बड़े राक्षस की तरह हो गया, जिसे खत्म करना ही देश की प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों स्टोरीज को एनालाइज किया तो मैंने आपको बताया क्या कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया has been to bring millions of its people out of the abject poverty. Luckily, इंडिपेंडेंस के बाद में अगर आज देखोगे तो नो डाउन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ है, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, पॉवर्टी में डिक्लाइन देखने को मिला है, और पॉवर्टी डिक्लाइन करना ही इंडिया का क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी टास्क रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है जिसपे काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल, ठीक है, अ मेजर सेक्शन ऑफ द कंट्री इज लिविंग अंडर पॉवर्टी। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या था, क्या कि सही मायने में आजादी, ठीक है, इंडिपेंडेंस इन इट्स ट्रू सेंस विल the nation will achieve independence in its true sense only when the poorest of the people will come out of the abject poverty। जो पॉवर्टी है, उस पॉवर्टी से जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जब वो बाहर निकल के आ जाएगा तब देश को आजादी मिलेगी, ये महात्मा गांधी का मानना था। ठीक है, और इसी के चलते क्या है कि पॉवर्टी रिडक्शन या फिर कह सकते हैं पुअर पीपल का वेलफेयर एक बड़ा चैलेंज रहा है, एक बड़ा टास्क रहा है, जिसे सरकार आज भी पूरा कर रही है।
फाइन। तो अब जैसे मैंने आपको क्या बताया है कि हाँ, समझना ब्रॉडली अगर समझा जाए तो चीजों का अभाव क्या है, संसाधनों का अभाव जो है, असहाय महसूस करना, ये गरीबी की एक रूपरेखा जैसे दिखने वाली है। अब जब इसको एक सब्जेक्ट में पढ़ते हो आप, तो इकोनॉमिस्ट जो है, सोशल साइंटिस्ट जो है, उन लोगों ने पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया। तो नॉर्मली क्या होता है ना, इनकम एंड कंजम्पशन लेवल का काम चलता है। जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह देखा जाए तो आप क्या देखते हैं कि हाँ, क्या लोगों के पास में सफिशिएंट इनकम है तो अमीर, नहीं है इनकम तो गरीब, ठीक है। कंजम्पशन वही कि इनकम होगी तभी अपने लिए वो खा पाएंगे, अपने शरीर का ध्यान रख पाएंगे, उतनी मिनिमम कैलोरीज को इंटेक कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो इनकम एंड कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी देखी जाती है। लेकिन सोशल साइंटिस्ट जो है तो रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू द पॉवर्टी फ्रॉम सोशल डायमेंशन आल्सो, ठीक है, सामाजिक पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, समाज के दृष्टिकोण से भी गरीबी को देखा जाने लगा। कैसे, वो मैं समझाता हूं आपको। तो सोशल इंडिकेटर्स में अगर बात करें जैसे, तो इलिटरेसी, ठीक है, इलिटरेसी लेवल जो है, अब आप क्या देखेंगे कि एक स्पेसिफिक सेक्शन है सोसाइटी का जो बहुत ज्यादा इलिटरेट है। तो बहुत ज्यादा इलिटरेट है तो ये तय है कि उस इलिटरेसी के कारण वो गरीब है। शिक्षित होते हैं, स्किल होती तो काम मिल जाता, काम के साथ साथ पैसा मिल जाता, पैसा मिलने के साथ साथ वो अपने स्टेटस को इंप्रूव कर सकते थे। तो इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, गरीब थे, गरीब होने के कारण क्या है, अच्छा खा नहीं पाए, तो उस कारण से क्या है, शरीर जो है माल नरिश रह गया। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, बीमार पड़ रहे हैं तो अच्छा इलाज नहीं करवा पा रहे। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम नहीं है क्योंकि शिक्षित नहीं है, समझ में आ रहा है। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने योग्य पानी की कमी है, सैनिटेशन यानी कि वही कि जैसे आप देख रहे हैं तो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह हैं, और ये सारी समस्याएं कि साफ सफाई नहीं है तो इस कारण बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ये कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे तो इनकम एंड कंजम्पशन, तो नॉर्मली क्या होगा कि इकोनॉमिक इंडिकेटर में देख लिया, हाँ पैसे हैं, अमीर नहीं है, पैसे गरीब, ये सिंपल होगा। लेकिन सोशल साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली स्टार्टेड लुकिंग इनटू द पॉवर्टी फ्रॉम दीज डायमेंशंस, कि गरीबी का एक ये भी एस्पेक्ट है कि हमें गरीबी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ लोगों के पास पैसे नहीं, पैसे देके क्या बोल दिया कि आप गरीब नहीं हो तुम, हमें ये भी देखना होगा कि लोग शिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो, ये सारी चीजें भी देखना पड़ेगी, ठीक है। तो वो यहां पे बताया गया पॉइंट क्या कि एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज वेरी कॉमन नाउ। दो शब्द आए यहां पे, अलर्ट, और ये दो शब्द क्वेश्चन बन के भी आएंगे एग्जाम में। डिफरेंशिएट बिटवीन करके पूछ लेंगे आपसे, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन करो सोशल एक्सक्लूजन क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है। तो सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के कंटेक्स्ट में, मतलब सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी एक सामाजिक दृष्टिकोण से गरीबी को देखने का एक क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया, ठीक है। अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो सोशल इंडिकेटर मतलब क्या है कि सोसाइटल लेवल पे हाउ यू कैन लुक इनटू द एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को अगर समझना है तो आप सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी जैसे टर्म्स को भी समझो। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल एक्सक्लूजन? तो सोशल एक्सक्लूजन जैसे एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी से अगर एक आदमी को क्या किया जा रहा है, बाहर रखा जा रहा है, या फिर यह मानने जा रहा है कि उस प्रकार के सारे लोग एक साथ रहें, ठीक है, दूसरे प्रकार के लोग जो है वो एक साथ रहें, तो ये क्या है, ये सोसाइटी का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है। तो दो ग्रुप्स आपस में कभी मिल नहीं पाते, ठीक है। जैसे आप देखते हैं ना कि क्लास डिवीजन भी होता है, एक अमीर व्यक्ति तो उसका उठना बैठना दोस्ती यारी सब अमीर लोगों में होगी, एक गरीब व्यक्ति तो उसका उठना बैठना दोस्ती यारी सब गरीब लोगों में होगी, तो वो क्लास डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, क्या सोशल एक्सक्लूजन का सिंपल एग्जांपल ये है क्या कि आदमी अपने आप को एक गेटो में, एक ग्रुप में कंसीडर करने लगता है और उनसे जो अलग रहता है वो उनसे अलग रहता है, ठीक है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन है। सिंपल अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या है, Poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding, ठीक है। poor किधर, तो poor must have lived in the poor surrounding, तो मतलब एक क्या मान लिया गया यहाँ पे कि एक वो बना दिया गया है, क्या एक सर्कल बना दिया गया है जहां पे ये होगा कि एक सर्कल जो होगा तो मेन स्ट्रीम से अलग रहेगा, सोशली एक्सक्लूडेड रहेगा, समझ गए। Poverty must be seen in terms of poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, एक जैसे लोग एक साथ रहे, मतलब पुअर पीपल आर लिविंग विद पुअर, एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉयिंग सोशल इक्वालिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर ऑफ सराउंडिंग। तो जहां बेटर ऑफ पीपल रह रहे हैं, बेटर ऑफ सराउंडिंग है, वहां पे वो जाके नहीं रहेंगे। यूजुअली जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या देखने को मिलता है कि लोग अपने घर पे एक तरह से मेड्स आती हैं, लोगों के यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं,
तो अगर एक हाई क्लास पॉश सोसाइटी है तो वहां पे क्या देखा जाता है कि वहां जो लोग रह रहे हैं तो वो लोग ये चाहेंगे कि इनका जो काम करने वाले लोग आ रहे हैं वो भी उनकी कॉलोनी में ना रहे, वो कहीं दूर रहे, ऐसा। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि नहीं हमारा स्टेटस अलग है, उनका स्टेटस अलग है। तो ये एक सोशल एक्सक्लूजन है कि एक सोसाइटी जब अपने आप को क्या मानने लगती है कि हाँ एक स्टैंडर्ड लेवल पे ले जाके बैठा लेती है और वहां से फिर वो कंसीडर करती है कि पीपल ऑफ देयर स्टैंडर्ड शुड लिव अराउंड देम, उनसे नीचे स्टैंडर्ड वाले लोग अलग जगह एक साथ रहे, मतलब पुअर मस्ट लिव इन दी पुअर सराउंडिंग। ये सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट कहता है, ये सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट कहता है। फाइन, अब ये सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस होता है पॉवर्टी का। ठीक है, कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस क्यों होता है पॉवर्टी का वो मैं समझाता हूं। बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या कि टॉपर्स, ठीक है, जितने भी क्लास के टॉपर्स है ना, सारे टॉपर्स एक साथ रहेंगे और जो बैक बेंचर्स है वो बैक बेंचर्स सारे एक साथ रहेंगे। बैक बेंचर्स यहाँ पे सोशली एक्सक्लूडेड है टॉपर्स के ग्रुप से। ठीक है, तो वो बैक बेंचर टॉपर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि वो उस टॉपर्स के ग्रुप से एक्सक्लूडेड था। बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज को। जब ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये सोशल एक्सक्लूजन टर्म को समझना है तो हमने देख लिया कि एक बैक बेंचर्स का ग्रुप है, एक क्या है टॉपर्स का ग्रुप है, तो टॉपर्स के ग्रुप से जो बैक बेंचर्स के ग्रुप है उसको एक्सक्लूड कर दिया, वो सोशली एक्सक्लूडेड है। तो अब यहां पे वही कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी एज ए चैलेंज में कि सोशल एक्सक्लूजन जो है तो पॉवर्टी का कॉज और कंसिक्वेंस कैसे हो गया, तो जिस तरह से वो बैक बेंचर टॉपर्स के ग्रुप से एक्सक्लूडेड है इस कारण वो बैक बेंचर है, तो ये कॉज हो गया, क्योंकि वो एक्सक्लूडेड है इस कारण वो टॉपर नहीं बन पाएगा, तो ये कॉज हो गया। और कंसिक्वेंस भी यही है। कंसिक्वेंस कैसे, क्योंकि वो बैक बेंचर था तो उसको टॉपर्स ने अपने ग्रुप में नहीं लिया, इसीलिए वो क्या है बैक बेंचर बन गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल चीज कि एक गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए क्योंकि वो जो अमीरों का सर्कल है उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो कंसिक्वेंस क्या हुआ कि वो गरीब ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से कंसिक्वेंस हो गया। और कॉज कैसे हो गया उसकी गरीबी का कॉज ऐसे हो गया कि क्योंकि वो गरीब है इस कारण से क्या होगा कि वो अमीरों के सर्कल में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो सोशल एक्सक्लूजन कॉज भी होता है पॉवर्टी का, कंसिक्वेंस भी होता है पॉवर्टी का, क्योंकि वो गरीब है इस कारण वो उस ग्रुप में नहीं है और वो उस ग्रुप में जा नहीं सकता क्योंकि वो गरीब है। समझ में आया, तो कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस है सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का। टिपिकल एग्जांपल है कास्ट सिस्टम, जैसे आप क्या देख रहे हैं कास्ट सिस्टम जो इंडिया में, तो एक कास्ट के लोग जो है वो इकोनॉमिकली अगर वेल ऑफ भी है तो वो सारे एक साथ रहेंगे, दूसरी कास्ट के लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे। तो जैसे सो कॉल्ड अपर कास्ट लोअर कास्ट का कॉन्सेप्ट चलता है देश में, तो लोअर कास्ट के लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है और वो साथ में भी रहेंगे, अपर कास्ट के लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ है साथ में भी रहेंगे, तो उनकी ग्रोथ ज्यादा है, उनको अपने आप में क्या मिल रहा है, रिलेटिव एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, तो वो सोशल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब वल्नरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इस टॉपिक को भी बड़ा अच्छे से समझना, सीधा एग्जांपल देता हूं मैं। वल्नरेबल मतलब क्या है कि अगर मान लो, जैसे वल्नरेबल बताता हूं मैं, वल्नरेबल यहां पे क्या है, मानव वल्नरेबल होता है, मतलब वो बोलता है ना कि ऐसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों मैं अपने आप आगे आ जाता हूं, तो जब भी खतरा आता है तो मानव के ऊपर खतरा पहले आता है, समझ गए, तो वो वल्नरेबल है। यहां पे वल्नरेबल का मतलब क्या है, द चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड इज मोर। तो पॉवर्टी को अगर आप सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखने में आपको समझ में आएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो पॉवर्टी को आप अगर सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कि पॉवर्टी जो है वो सोशल एक्सक्लूजन का कॉज भी है, कंसिक्वेंस भी है, और पॉवर्टी जो है ना तो वो वल्नरेबिलिटी से भी जुड़ी हुई है। कैसे, वल्नरेबिलिटी से ऐसे जुड़ी हुई है कि दिस डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज से मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो कोई कम्युनिटी की बात कर लो या फिर इंडिविजुअल की भी बात कर लो, जब कोई कम्युनिटी या इंडिविजुअल, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल्स में विडो हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो गए, ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी मतलब कि अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी में जैसे हमने कह दिया शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, या फिर इंडिविजुअल्स, तो जैसे इंडिविजुअल्स में आपको क्या बता दिया, विडो हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, तो इनके चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड इन द वर्स्ट सिचुएशन इज वेरी हाई। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो एकदम से भूकंप आ गया, तो भूकंप आया तो क्या होगा, भूकंप में वल्नरेबल कौन है, जो फिट नहीं है। जैसे मान लो कि जो फिट है, जिसके हाथ पैर सब सही है, तो वो दौड़ के भाग के बाहर ग्राउंड में चले जाएगा, क्लियर ग्राउंड में। लेकिन जो मान लो थोड़ा सा क्या है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो उसके लिए यहां रिस्क है। क्या रिस्क है उसके लिए यहां पे, कि द चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड इज वेरी हाई फॉर देम। ठीक है, वो दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते ना, तो उनके इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, वो वल्नरेबल कहलाएंगे। वल्नरेबल मतलब
वो सेक्शन, ठीक है, विच इज मोर प्रोन टू डिजास्टर्स और डेंजर्स। अगर खतरा आएगा तो खतरा पहले किसको नुकसान पहुंचाएगा, वो वल्नरेबल कहलाएगा। तो वैसे गरीबी में भी क्या होता है कि अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो कुछ सेक्शंस वल्नरेबल होते हैं, ठीक है, कुछ सेक्शंस वल्नरेबल होते हैं। दिस डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। समझ में आ गया? तो द वन हु इज वल्नरेबल will have the greater probability of getting affect, ठीक है, affected in other people when bad times come for everybody। और ये as it is definitions वगैरह जो आप लिख सकते हैं, सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा अपने, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? तो पॉवर्टी को देखने का नजरिया जो है तो वो सोशल इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, और सोशल इंडिकेटर्स मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे तो सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी, ये क्वेश्चन बन के भी आते हैं डायरेक्ट, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी समझ में आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसा पॉइंट भी आ रहा है कि हाँ सर, हमने देख लिया क्या कि पॉवर्टी एक मल्टी डायनामिक कॉन्सेप्ट है, उसको सोशल साइंटिस्ट जो है तो आप कुछ सोशल इंडिकेटर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, सोशल एक्सक्लूजन भी समझ लिया, वल्नरेबिलिटी भी समझ लिया, लेकिन आप डिफाइन वो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे कि आपको एक नंबर्स में तो बताना पड़ेगा ना। तो यहां पे पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट मतलब कबड्डी की लाइन जैसा नहीं होता है क्या कि छू दिया तो गरीब और नहीं छुआ तो अमीर। पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट जो है ना तो वो भी कुछ इस तरह से है कि एक बेंचमार्क सेट किया जाता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि इससे ज्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति अमीर, इससे कम पैसे कमाने वाला व्यक्ति गरीब। तो कह सकते हैं कि कुछ कबड्डी की लाइन की तरह है, लेकिन ऐसी दिखेगी नहीं आपको कि बस ये पॉवर्टी लाइन है कि इसको जाके कूदना है हमें। फाइन, वो आपके कह सकते हैं इनकम और कंजम्पशन लेवल पर बेस्ड होती है। वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, और उस इकोनॉमिक इंडिकेटर के हिसाब से आपने क्या किया है, उस इकोनॉमिक इंडिकेटर के हिसाब से आपने तय किया कि किसे हम अमीर कहेंगे, किसे हम गरीब कहेंगे। समझ गए? तो पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तुम सोचो कि कबड्डी कबड्डी बोल के जाके छू के आ जाऊंगा कहीं। तो पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन इट्स पॉवर्टी। अपने देश में क्या स्थिति है गरीबों की, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन की तरह इस्तेमाल की जाती है। कैलोरीज एंड रुपीज फिक्स्ड फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया टू मेजर पॉवर्टी लाइन। कैलोरीज जो होता है, तो जैसे मैंने बताया ना इनकम एंड कंजम्पशन लेवल पे, तो आप कैसे तय करोगे कि कौन गरीब कहलाएगा? तो जो इतनी मिनिमम कैलोरीज इनटेक कर पा रहा है, कैलोरीज इनटेक कर पाएगा कब? जब उसके पास पैसा होगा। तो इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल के हिसाब से क्या किया जाता है? पॉवर्टी को तय किया जाता है। तो कैलोरीज कंजम्पशन हो गया, रुपीज इनकम हो गया, तो कुछ कैलोरीज के नंबर फिक्स कर दिया, अभी हम देखेंगे कितना कितना है, ठीक है। कैलोरीज एंड रुपीज आर फिक्स्ड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज टू मेजर पॉवर्टी लाइन, कि अगर आप शहर में रह रहे हो और इतना पैसा कमा रहे हो तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। तो कैलोरीज भी सिमिलरली जैसे 2100 कैलोरीज फिक्स कर दिए, तो इतनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो, मतलब इतनी कैलोरीज खरीदने लायक आप पैसा अगर कमा पा रहे हो तो आप क्या पॉवर्टी लाइन से ऊपर या नीचे हो रहे हो। तो कैलोरीज एंड इनकम इन द सेंस ऑफ रुपीज इज फिक्स्ड फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया to measure poverty. The poverty line may vary with time and place. अब ये चीज समझना क्या रहा ना, इंडिया ने अपने लिए पॉवर्टी लाइन एक अलग बनाई है इंडिया की स्थिति को देखते हुए। अब वही आप यूएसए में देखोगे तो यूएसए में एक वो व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है ना, वो गरीब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन ऐसे किया है कि बेयर मिनिमम आपके पास कार तो होना चाहिए, तब आप क्या कहलाओगे, तब आप गरीब नहीं कहलाओगे। समझ रहे हो ना? तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि दी पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड प्लेस, कि समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से पॉवर्टी लाइन वेरी करती रहेगी। तो पॉवर्टी लाइन में वेरी विथ टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड प्लेस। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पॉवर्टी एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक शब्द दे दिया, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इट इज नॉट सेम फॉर ऑल, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल टाइम, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल प्लेसेस। समझ गए? तो यूएसए में पॉवर्टी का मतलब कुछ और होगा, वहां का बेयर मिनिमम कुछ और होगा, इंडिया का बेयर मिनिमम कुछ और होगा। हमारे यहाँ इतने में आप गरीबी से ऊपर हो, हमारे यहाँ जैसे अगर आप देखोगे ना तो अबव पॉवर्टी लाइन के 90% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कार नहीं है, ठीक है, तो वो अबव पॉवर्टी लाइन कहला रहे हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा है कि कार तो बेयर मिनिमम में कार होगी, अगर कार नहीं है तो आप तो फिर गरीब हो। तो वो टाइम एंड प्लेस के हिसाब से वेरी करेगा। समझ गए? तो आप जैसे अगर हम पॉवर्टी लाइन को देखें, जैसे मैंने आपको यहां क्या बताया, दो शब्द कि कैलोरीज एंड रुपीज, कैलोरीज और रुपीज जो होते हैं ना ये फिक्स किए गए हैं, तो वो एक मिनिमम लेवल ऑफ कैलोरीज और मिनिमम लेवल ऑफ रुपीज अर्न करना चाहिए आदमी को। तो अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। ठीक है, एक व्यक्ति जो होता है
वो क्या कहलाएगा, एक व्यक्ति जो होता है तो वो गरीब कहलाएगा अगर उसका वो बेयर मिनिमम लेवल से नीचे आ रहा है इनकम और कंजम्पशन लेवल पे, कैलोरीज या रुपीस के लेवल में। और वो बेयर मिनिमम लेवल क्या है ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है पॉवर्टी लाइन पे, क्या कि पॉवर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट की जाती है, व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, व्हाट इज द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज इन इंडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉवर्टी लाइन। तो तमाम तरह से सवाल बन सकते हैं और उन तमाम तरह के सवालों को समझने के लिए, डील करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे कि पॉवर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इतना ऐसा भी नहीं है कि आप क्या हर घर जा जाके देखोगे सारी चीजें। मैथमेटिक्स सिंपल है बड़ा सा, उसका क्या है कि मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड। जैसे मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा, आपको कितना खाने के लिए चाहिए, आपको क्या पहनने के लिए चाहिए, आपको कितना फ्यूल भी लगेगा, ठीक है। जैसे कहीं पे एलपीजी हो गया तो वो भी एक फ्यूल का पार्ट है ना, एलपीजी और ये सारी चीजें। तो जो बेयर मिनिमम सबसिस्टेंस के लिए जरूरी है ना, मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट जो है कि जिंदा रहने के लिए जो जो जरूरी है, ठीक है। तो जिंदा भी ऐसा कि ऐसा नहीं बस एकदम बूंद बूंद जोड़ के, जिंदा भी ऐसा कि एक डिसेंट लाइफ कहना सही नहीं रहेगा, आप कह लो हाँ मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट जो है कि मिनिमम इतना तो चाहिए आदमी को, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, हर चीज में इंटरनेट तो वो जो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स है ना वो डिटरमाइन की जाती है कि क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो उसमें सब्जी भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, फ्यूल भी आ जाता है, वो सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। कंट्री में पॉवर्टी लाइन जो है ना, जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि इसके ऊपर अमीर इसके नीचे गरीब, वो कैसे तय करोगे, तो आप क्या करते हो, मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हो सबसे पहले। दूसरा क्या है, देयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड। तो फिर हमने वही जैसे दूध शक्कर सब्जी और ये सारी चीजें इंक्लूड कर ली, ठीक है। अब इन सारी चीजों को मतलब डिटरमाइन कर लिया, डिटरमाइन करने के बाद उनका प्राइस भी निकाल लिया कि अच्छा महीने भर में आपको अगर मिनिमम जो है महीने भर में आपको कम से कम 30 लीटर दूध चाहिए या फिर 15 लीटर दूध चाहिए, तो उसका कीमत जोड़ दिया कि हाँ वो कितने रुपए में आ रहा है, ठीक है, वो कितने रुपए में आ रहा है। तो मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट आर डिटरमाइंड, देयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड, उनका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है कि ये कितने रुपए में मिलेगा, देयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड। देन फिर होता है मल्टीप्लीकेशन, तो वो सामान को अपने उसके प्राइस से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और फिर उस हिसाब से क्या एक बेंचमार्क पॉवर्टी लाइन के लिए सेट हो जाता है कि हाँ इतने पैसे में इतनी नीड्स पूरी हो जाएगी, इतनी नीड्स पूरी हो जाएगी। इस तरह से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है, इस तरह से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया जाता है कि मिनिमम लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स are determined and their prices are determined, ठीक है। This is how the poverty line is estimated, this is how the poverty line is estimated. The present formula for food requirements while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. शब्दों से घबराना नहीं, मैं बहुत सिंपल करके दे रहा हूं आपको कि आज के समय में जो हम पॉवर्टी एस्टिमेट कर रहे हैं या फिर पॉवर्टी लाइन ड्रॉ आउट कर रहे हैं, वो कैसे ड्रॉ आउट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट फॉर्मूला जो है फूड रिक्वायरमेंट का, ठीक है, व्हाइल एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन द कैलोरीज रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो दूध सब्जी गेहूं और चावल ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि हाँ इतने इतने दूध सब्जी चावल गेहूं से कितनी कैलोरीज मिलेगी, कितनी कैलोरीज मिलेगी, तो डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट हमें पता चल जाती है कि हाँ कम से कम इतनी कैलोरीज आदमी को दिन भर में इंटेक करना चाहिए, ठीक है, और दिन भर में महीने भर में इंटेक करना चाहिए उस टाइप से, और उतनी कैलोरीज के लिए कितना पैसा लग सकता है, तो हमको पैसे से भी पता चल जाएगा कि हाँ इतने रुपए में इतनी कैलोरीज का खाना एक व्यक्ति को मिल सकता है, और उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब एस्टिमेशन में भी दो तरह से आपको पॉवर्टी देखने को मिल जाएगी ना, इनकम एंड कंजम्पशन। तो वो कंजम्पशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आपको पता चलती है, और वो क्या है डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक हो। अच्छा एक चीज और समझने वाली बात है कि ये डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है ना, ये गांव में और शहर में वेरी करेगी, ठीक है, ये वेरी करेगी कैलोरी नीड जो है एज सेक्स एंड टाइप ऑफ वर्क विच दी पर्सन डस, उसके हिसाब से भी। जैसे वही है कि आप यहां नंबर्स में अगर आप देखोगे तो दी एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, इन रूरल एरिया 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या करती है, वेरी करती है। कैसे वेरी करती है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि रूरल एरिया में कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा बताई जा रही है, क्यों, क्योंकि यहां पे जैसे बताया कि दी कैलोरी नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन एज सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क दी पर्सन डस। रूरल एरियाज में क्या है, पूरा मेहनत का काम है, खेती करना है, ट्रैक्टर चलाना है, हल जोतना है, बैल घेरना है, तो इस कारण से रूरल एरियाज में एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है,
बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पे काम मेहनत का ज्यादा है। अर्बन एरियाज में वही कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है तो वो कितनी कर दी, 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे कर दिए, क्योंकि अर्बन एरियाज में उतना फिजिकल वर्क नहीं रहता है, मेंटल वर्क रहता होगा, फिजिकल वर्क नहीं रहता है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट समझा। पॉवर्टी लाइन इनकम और कंजम्पशन का जो बेसिस है कैलोरीज और रुपीस का। तो कैलोरीज में अगर एक व्यक्ति दिन के 2400 कैलोरी जुगाड़ पा रहा है अपने गांव में रह के, तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर एक व्यक्ति शहर में दिन के 2100 कैलोरीज की जुगाड़ कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ये शहरों का और गांवों का कैलोरीज के हिसाब से पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन हो गया। वही अगर आप देखेंगे ना पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ मनी, तो अब ये 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी जो है तो इसको मनी में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या इन टर्म्स ऑफ इनकम हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल शुड अर्न, या फिर हाउ मच मनी एन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू हैव। ठीक है, ताकि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर या नीचे आए। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो दी मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा नीडेड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट in terms of food grains etc is revised periodically taking into consideration the rise in price। अब जो आपने कैलोरीज का नंबर फिक्स कर दिया तो आपको हमेशा उतनी कैलोरीज तो चाहिए ही रहेगी, बेयर मिनिमम 2400 गांव में 2100 शहर में। लेकिन इनका प्राइस जो है ना तो वो रिवाइज होता रहता है, हर 5 साल में प्राइस रिवाइज करना पड़ता है। क्यों? और वो हर 5 साल में रिवाइज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आज से 25 साल पहले दूध का कीमत कुछ और थी, आज दूध की कीमत कुछ और है। तो क्या हो रहा है ना पॉइंट, जैसे अगर आप समझोगे तो कैलोरी रिक्वायरमेंट इज फिक्स्ड बट प्राइसेस आर नॉट फिक्स्ड फॉर पॉवर्टी लाइन। अगर आपसे पूछ लो कोई एक इन जनरल चैप्टर के बीच का क्वेश्चन कि व्हाई इज इट सो कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, आपने बता दिया सर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क। फिर किसी ने पूछ लिया अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कैलोरीज तो फिक्स्ड कर दिया आपने कि 2100 शहर में 2400 गांव में, बट प्राइसेस फिक्स नहीं करे। प्राइसेस क्यों रिवाइज करते रहते हो? क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो प्राइस जो है तो वो भी फिक्स नहीं होते ना, सामान का प्राइस फिक्स नहीं होता है, तो आप इनकम लेवल पॉवर्टी लाइन का कैसे फिक्स कर सकते हो? दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज पीरियोडिकली, और वही पीरियोडिकली यहां पे चेंज किया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे तो 2011-12 के डेटा के हिसाब से, क्योंकि आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी में 11-12 का ही दिया है अभी, ठीक है, पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट 816 रुपीज पर मंथ, इंडिविजुअल का, एक व्यक्ति का बता रहे हैं। ठीक है, 8016 रुपए, क्या बोल रहा हूं, 816 रुपए, ठीक है, 816 रुपए पर मंथ रूरल एरियाज के लिए और 1000 रुपीज फॉर अर्बन एरिया। अब आप बोल सकते हो कि सर ये तो दोगलापन है। क्यों दोगलापन है? कि गांव में कैलोरीज ज्यादा है और गांव में पैसा कम है। ठीक है, गांव में कैलोरीज ज्यादा है, पैसा कम है, और शहर में कैलोरीज कम है और पैसा ज्यादा है। ऐसा कैसे? तो उसका कारण भी सिंपल है, क्या कि गांव में चीजें सस्ती मिलती है, शहर में चीजें महंगी मिलती है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि शहर में आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पॉवर्टी लाइन के लिए 2100 ही रखी है, लेकिन उसके पैसे 1000 रुपए लग रहे हैं, और वहीं शहर में कैलोरी रिक्वायरमेंट आपने 2400 रखी है लेकिन उसके पैसे 816 लग रहे हैं। तो आई होप वो सारे डाउट्स जो आपके मन में आ सकते हैं वो मैं बिना बोले आपको बताते जा रहा हूं, क्लियर करते जा रहा हूं, क्योंकि मन से जुड़े हैं। ठीक है, तो आगे अगर बढ़ा तो अब आगे बढ़ने में हमें एक सवाल और आता है। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट की जाती है ये समझ में आ गया, इनकम समझ में आ गया, कंजम्पशन समझ में आ गया, अब ये सिरदर्द नहीं है। ठीक है, इतना सारा मैथ्स, ये सिरदर्द नहीं है, करता कौन है? हु परफॉर्म्स दिस टास्क? ठीक है, ये कैलोरी रिक्वायरमेंट और ये पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन, ये सारा काम करता कौन है आखिरकार? तो यहां पे इसका आंसर सिंपल सा है, द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, नॉर्मली एवरी 5 ईयर। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को हर 5 साल में क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है इन टर्म्स why it is done periodically considering the rise in price in the goods। ठीक है, जो फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी सारा बोल सकते हैं ना बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उसको उसके बढ़ते कीमत को ध्यान रखते हुए पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है। ठीक है, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस। तो जो बोलते हैं ना एक बास्केट बनाया जाएगा कि हाँ 2400 कैलोरीज के लिए ये सारी चीज चाहिए रहती है, तो उन चीजों का सैंपल सर्वे किया जाता है। एंड दीज सर्वेज आर कैरीड आउट बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा NSSO। तो ये जो पूरा टास्क है पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन का, सारी चीजों का, तो ये सैंपल सर्वेस कंडक्ट करके पता लगाया जाता है। एंड दिस टास्क इज परफॉर्म्ड बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO क्वेश्चन बन के आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आगे बढ़े एक और कदम, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पॉवर्टी लाइन फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये तो हमारी कंट्री के अंदर की बात हो गई। ठीक है, डोमेस्टिक इश्यू था कि हाँ कैसे पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करोगे। वर्ल्ड वाइड भी ये देखा जाता है
कि वर्ल्ड वाइड भी देखा जाता है कि आप पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करोगे, वर्ल्ड वाइड आप क्या कहोगे कि किस देश में कितने लोग गरीबी के नीचे, कितने देश गरीबी के ऊपर है। तो वर्ल्ड वाइड भी क्या दिया गया है, वर्ल्ड वाइड भी एक डेटा दिया गया है, और वो डेटा क्या है, वर्ल्ड वाइड जो डेटा दिया गया है वो डेटा कुछ ऐसा है कि $1.90, ठीक है, पर पर्सन पर डे अगर है 2011 के डेटा के हिसाब से, ठीक है, अगर एक व्यक्ति $1.90 पर डे के हिसाब से कमा रहा है, पर डे के हिसाब से कमा रहा है, तो ही और शी इज अबव पॉवर्टी लाइन, और अगर इससे कम कमा रहा है तो ही और शी इज बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन के लिए ये डेटा है। इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट्स भी हैं, डेटास भी हैं, सारी चीजें ध्यान रखते चलना। कुछ कुछ कोर डेटा है जो ध्यान रखने वाले होंगे, बाकी डेटा को सुन के निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया इतनी सारी चीजें, पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ इनकम। अब आते हैं हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स पे कि पॉवर्टी कैसे नापना, ये पता लगा लिया, नापने के बाद में क्या निकल के आया सर। तो पॉवर्टी एस्टिमेट्स की अगर बात की जाए तो एक टेबल दिया गया है, टेबल सिंपल सा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर मेथोलॉजी जो है, ठीक है, तेंदुलकर मेथोलॉजी मतलब क्या है, सचिन तेंदुलकर नहीं, एक तेंदुलकर कमेटी थी, उन्होंने इनकम और कंजम्पशन के हिसाब से पॉवर्टी जो एस्टिमेट करी है तो वो यहां पे बताई गई है, ठीक है। 2018 के हिसाब से अगर जैसे आप देखोगे तो रूरल एरियाज में पॉवर्टी कितनी है, 50% पॉवर्टी थी रूरल एरियाज में 1993-94 में। 2011-12 में वो पॉवर्टी रूरल एरियाज में कितनी है, 26% है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में जैसे अगर आप देखोगे पॉवर्टी कितनी है, तो पहले 32% थी, 2011-12 आते आते वो कितनी है, 14% है, 14% है, ठीक है। तो टोटल आपको क्या देखने को मिल रहा है, 22% पॉवर्टी है कंट्री में, 22% पॉवर्टी है कंट्री में परसेंटेज में। और नंबर ऑफ पुअर्स इन मिलियंस अगर देखा जाए तो गांव में गरीब ज्यादा है शहर की अपेक्षा, और टोटल कंबाइंड जैसे देखोगे तो 270 मिलियन, ठीक है, 270 मिलियन पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बिलो दैट इनकम एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट, वो जो इनकम और कैलोरी रिक्वायरमेंट के हम अभी पढ़ के आए कि हाँ 270 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आज भी, ठीक है, 2011 का डेटा बता रहा हूं और मैं, ठीक है, जो 2011 के डेटा के हिसाब से क्या है कि 2100 कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं शहर में, 2400 कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स है। सिंपल डेटा को पढ़ते आना चाहिए आपको कि डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। अब बारी आती है क्या कि हमने ये भी समझ लिया सर पॉवर्टी लाइन क्या है, और उस पॉवर्टी लाइन के हिसाब से अगर देश की स्थिति देखी जाए, एस्टिमेट्स लगाया जाए, तो व्हाट आर दी पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इस टॉपिक से बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द आउटकम। जो पॉवर्टी लाइन आपने बनाई तो उस हिसाब से अगर आपने एक फॉर्मूला बना लिया, उस फॉर्मूले को जब एक डेटा पे आप बैठा के देख रहे हो तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। इसको एनालाइज कर लिया। अब अगर आगे बढ़े तो अगला टॉपिक है आपका वल्नरेबल ग्रुप्स। हमने वल्नरेबिलिटी टॉपिक इसीलिए पढ़ा है, क्या होता है वल्नरेबल, एक बार रिकॉल करो तो द सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी और एन इंडिविजुअल, ठीक है, whose chances of getting affected are more when compared with the other people। आम जनता से अगर कंपेयर किया जाए तो अगर कोई नेगेटिव फैक्टर ऑपरेट करता है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ कि एकदम से डिप्रेशन आया और लोगों की जॉब जा रही है, तो किसकी जॉब पहले जाएगी, जिसकी जॉब पहले जाएगी वो विजेता नहीं, वो वल्नरेबल कहलाएगा। तो सोसाइटी में भी जैसे अगर आप देखोगे ना कि गरीबी आई हु करते हो, गरीबी बहुत तेजी से दौड़ लगाते हो, तो गरीबी की चपेट में पहले कौन आएगा, वो ग्रुप क्या कहलाएंगे, वल्नरेबल ग्रुप कहलाएंगे। तो देयर आर सर्टेन सेक्शंस हु आर मोर प्रोन टू पॉवर्टी, ठीक है, जिनको कह सकते हैं जिनको गरीबी की चपेट में आने के चांसेस ज्यादा है, वो ग्रुप्स वल्नरेबल ग्रुप्स कहलाएंगे। व्हाट इट, अब वल्नरेबल ग्रुप्स की बात करें तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, ठीक है। जितने भी सोशल ग्रुप्स है, जितनी भी इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं, सब एक समान गरीबी की चपेट में नहीं आते हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझ लिया पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या हो रहा है, एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, कोविड आया। अब जब कोविड आया तो कोविड के टाइम पीरियड में आपने क्या देखा, कोविड के टाइम पीरियड में देखा कि हर व्यक्ति इकोनॉमिकली क्रंचेस फेस कर रहा था, सबके काम रुक गए, सबकी समस्याएं आने लगी। तो जब कोविड के टाइम में हर व्यक्ति इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, तो उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में यह देखने को मिलता है कि जो लैंडलेस लेबर था, जो खुद की जमीन नहीं थी, जो दूसरों के खेत पे काम कर रहा था, उसको समस्याएं और ज्यादा हुई। जो अर्बन एरियाज में कैजुअल लेबर था, मतलब जो रोड पे जाता था, जो काम मिल जाता वो काम कर लेता, उसको और समस्याएं। समझ गए मेरी बात। तो क्या हो रहा है कि जब वर्स्ट केस आता है तो उस वर्स्ट केस में द चांसेस ऑफ गेटिंग अफेक्टेड
आर मोर फॉर सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो वहीं पे आपको समझना होगा कि द प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप। तो समाज में जितने भी इस प्रकार के अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी एक ग्रुप में गरीबी ज्यादा है, किसी एक ग्रुप में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से फॉर एन एग्जांपल, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जो ग्रुप है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो इट इज नॉट अ सोशल ग्रुप स्टिल, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले ग्रुप में लोग गरीब नहीं होंगे। हर जैसे जैसे हाँ, प्रोफेशंस के हिसाब से देखें अगर, तो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ग्रुप जो है, तो हर व्यक्ति जो सीए है, तो ये तय है कि उसको दूसरे लेट्स से इंजीनियर्स की उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो सीए जो है वेल ऑफ सेक्शन में। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो सीएज आर मोर हैविंग अ मोर सिक्योर्ड एंड सेटल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी व्हेन कंपेयर्ड विद इंजीनियर्स, ठीक है। इंजीनियर्स माइट बी लाइक कि मुझे क्यों थोड़ा हर एग्जांपल में इंजीनियर्स को ले लेते हैं, लेकिन एक इन जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो वही केस यहां पे भी आपको समझना होगा क्या, कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इज नॉट द सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स, ठीक है। इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया, सीए और ये इंजीनियर का एग्जांपल सोशल ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए दिया कि कभी कभी कुछ सेक्शंस के अफेक्ट होने के चांस ज्यादा है। तो जैसे अगर हमारे देश का डेटा देखें, तो नेशनल एवरेज फॉर पॉवर्टी क्या है, 22%, जैसे हमने देखा 21% आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है 21.9 है, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो ये 21.9 ये एवरेज ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देखोगे ना, इसमें जैसे अगर आप देखोगे, अगर इसमें आप देख लो रिच लैंडलॉर्ड्स जो हैं, तो रिच लैंडलॉर्ड्स का भी अगर एक कॉलम बना दूं, तो रिच लैंडलॉर्ड जो है तो गरीब बहुत कम ही होंगे, बहुत ही कम होंगे, 1% 2% कोई होंगे कि नाम में लैंडलॉर्ड रह गया बस, बाकी सब लुट गया उनका। तो वही 1-2% होंगे जो गरीब होंगे, बाकी सब तो क्या अमीर ही है। तो वो एक इकोनॉमिक कैटेगरी ऐसी हो गई जो अमीर है, ठीक है, वल्नरेबल बिल्कुल नहीं है वो। लेकिन अगर आप वहीं पे देखोगे कैजुअल लेबर फार्म, ठीक है, कैजुअल लेबर फार्म, कैजुअल लेबर नॉन फार्म, अर्बन एरियाज में जो लेबर की तरह काम कर रहे हैं, तो लेबर वाला जो ग्रुप रहेगा, जो एक इकोनॉमिक सेक्शन हो गया, तो कैजुअल लेबर फार्मर्स जो है, तो आउट ऑफ द 100% 34% आर पुअर, ठीक है। वैसे अगर बात करूं सोशल ग्रुप की, तो जैसे सारी कास्ट के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जनरल कैटेगरी के लोग हो गए, अदर बैकवर्ड कास्ट हो गए। वहीं पे आप देखोगे शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, तो शेड्यूल कास्ट के 29% लोग क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। फिर वैसे आप देखोगे शेड्यूल ट्राइब के लोग जो है, तो 43% शेड्यूल ट्राइब जो है, आउट ऑफ द 100% ट्राइबल कम्युनिटी लिविंग इन द कंट्री, 43% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। समझे कि नहीं समझे? तो ये समस्याएं हैं जो क्या दर्शाती, जो ये दर्शाती है कि proportion of people below poverty line is not also the same for all social groups। कोई सोशल ग्रुप जो है तो वो वेल ऑफ है, और कोई सोशल ग्रुप जो है पॉवर्टी की चपेट में ज्यादा आया, इसीलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, वल्नरेबल ग्रुप कह रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जिसे सोशली वल्नरेबल ग्रुप्स में क्या आ जाएंगे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड आ जाएंगे। ध्यान रखना है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो सोशली वल्नरेबल है, ठीक है, सामाजिक रूप से। इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप में आप क्या देखेंगे, तो जो एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हो गया, हाउस होल्ड हो गए, ठीक है, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हो गए, तो अर्बन कैजुअल वर्कर्स जो गए, तो दे आर मोर वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक वल्नरेबल ग्रुप्स। अब कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉब्लम ऑफ डबल डिसएडवांटेज भी फेस करना पड़ती है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक व्यक्ति है वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो ही और शी इज ऑलरेडी इन अ वल्नरेबल ग्रुप, की अगर गरीबी की चपेट लगेगी तो उस व्यक्ति को लगने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब वो शेड्यूल कास्ट के सेक्शन में तो आ रहा है, साथ ही साथ क्या वो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर भी है, ठीक है, तो वो लेबर भी है, तो लेबर होने के कारण वो ऑलरेडी इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप में है, साथ ही साथ वो शेड्यूल कास्ट को भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो साथ, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे वो इंजीनियर भी है, और इंजीनियर होने के साथ साथ में क्या सिविल इंजीनियर भी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, डबल डिसएडवांटेज वाली पोजीशन पे आ गया, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल डिसएडवांटेजेस आपको यहां देखने को मिल रही है, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डबल डिसएडवांटेज देखने को मिलती है, वेयर सर्टेन ग्रुप्स आर मोर प्रोन टू वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें भी ट्रिपल डिसएडवांटेज बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक सेक्शन बनता है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्या है, तो एक और टिपिकल एग्जांपल बनाते हैं अपन कि एक व्यक्ति शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, साथ ही साथ वो रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर भी है, और वो उसके परिवार में क्या देखने को मिल रहा है, उसके परिवार में वो बुजुर्ग भी है बहुत ज्यादा। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर एक परिवार गरीब है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर उनके परिवार में लड़का और लड़की है, तो लड़के को थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज मिल जाएगी, लड़की को उतनी प्रिविलेज नहीं मिलेंगी, तो वो लड़की क्या हो गई है, वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ग्रुप में आ गई है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे जैसे विमेन हो गया, एल्डरली पीपल हो गए, फीमेल इन्फेंट्स हो गए,
तो दे आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ठीक है, एक स्टोरी दी गई है किसकी, शिवरमन की। शिवरमन की कहानी में क्या बताया गया कि शिवरमन के परिवार में भी एक पूरा जिला बना हुआ है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, उसके खुद के बच्चे हैं 3 एक, ठीक है, वाइफ है और उसकी बहन भी रहती है जो कि अनमैरिड है, 25 साल की है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, शिवरमन जो है तो वो भी क्या है, वो एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है। शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करने के साथ साथ में शेड्यूल कास्ट को बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लेबरर भी है वो। ठीक है, तो डबल डिसएडवांटेज है ही। अब उसके परिवार में जैसे उसकी माता क्या है, बीमार है, लेकिन माँ का इलाज नहीं हो रहा है, माँ बीमार है लेकिन इलाज नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, माँ को अगर आप देखोगे ना तो माँ क्या हो गया, शेड्यूल कास्ट में भी, एग्रीकल्चरल लेबरर के घर में भी है और साथ ही साथ एल्डरली पीपल की कैटेगरी में आ गई। तो दे आर कंसिडर्ड एज द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, मतलब हु आर द वर्स्ट अफेक्टेड। ठीक है, हु आर द वर्स्ट अफेक्टेड, दे विल कम अंडर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कैटेगरी। समझ में आया? तो यही शिवरमन की कहानी पढ़ोगे, जैसे क्या है कि अनमैरिड सिस्टर है घर पे, वाइफ जो है शशिकला, ठीक है, तो वो भी आपस में उनकी नहीं बनती, तो धुमता ना 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 धुमता ना ना वो चलता रहता है घर में अलग। तो ये सारी समस्याएं हैं पूरा जीवन। ठीक है, और यही जीवन है। अब वो लड़कियां भी है लेकिन कोई स्कूल नहीं जाता है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि उनका जो लड़का है तो लड़का स्कूल जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि फीमेल इन्फेंट्स, तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द वल्नरेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर दिस सेक्शन, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। समझ गए? तो ये वल्नरेबल ग्रुप्स की बात हो गई है, वल्नरेबल ग्रुप्स की बात हो गई है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो। तो अब अगर हम जैसे देखेंगे तो हमने पॉवर्टी को बहुत अच्छे से समझा सोशल साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से कि सोशल इंडिकेटर्स क्या है पॉवर्टी के, सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी को समझा। हमने ये देखा कि किस तरह से आखिरकार वो पॉवर्टी लाइन को आप ड्रॉ आउट करोगे और उससे कंट्रीज को या फिर इंडिविजुअल्स को आप कैसे उस लाइन पे ड्रॉ आउट करोगे, पॉवर्टी एस्टिमेट्स निकालोगे। उन पॉवर्टी एस्टिमेट्स को निकालने के बाद में भी आपको समझ में आएगा कि सर्टेन सेक्शंस आर मोर वल्नरेबल, तो वो वल्नरेबल ग्रुप वाली चीज हो गई है। अब इंडिविजुअल की पॉवर्टी पढ़ने के बाद, इंडिविजुअल की पॉवर्टी को समझने के बाद हम बात करते हैं स्टेट के लेवल पे कि कंट्री का तो हमने देख लिया कि हाँ कंट्री में 21.9% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है अकॉर्डिंग टू द इनकम एंड कंजम्पशन लेवल। ठीक है, बाकी सारे लोग क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन है। लेकिन हर स्टेट में 21% पीपल जो है, जरूरी नहीं कि हर स्टेट में सिर्फ 21% ही पॉपुलेशन या फिर 22% अप्रॉक्स पॉपुलेशन ही बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, हर स्टेट में डेटा वेरी करता है और हर स्टेट में जो डेटा वेरी करता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को इंटर स्टेट डिस्पैरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। ठीक है, हर स्टेट में गरीब बच्चों का जो प्रपोर्शन है, गरीब बच्चों का नहीं, गरीब लोगों का जो प्रपोर्शन है वो सेम नहीं है। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो जैसे कुछ स्टेट में पॉवर्टी हो सकता है जो नेशनल एवरेज है 22 का, उसके नीचे भी हो, कुछ स्टेट में उससे ज्यादा भी हो। एग्जांपल के तौर पे ये ग्राफ देखो, आप ही की बुक का, ऐसे घबराना नहीं है कि सर नया नया डेटा कहां से ला रहे हो, कभी बुक खोल के देखोगे तो सारा दिखेगा। अब नेशनल एवरेज क्या है, तो जैसे अगर हम देखें ये नेशनल एवरेज है 21.9। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो 21.9% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन इसी को अगर आप देखोगे स्टेट वाइज, तो कुछ स्टेट्स में क्या है, जैसे बिहार हो गया, बिहार में 33% पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे लोग, उड़ीसा में 32.6, ठीक है, असम में 31.9, मध्य प्रदेश में 31.7, फाइन, उत्तर प्रदेश में 29.4। फिर वहीं पे जैसे अगर आप देखोगे तो केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, यहां पे 11%, 9%, 7%। तो यहां पॉवर्टी और कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले लोग और कम है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्यों, और ये जो डिफरेंस है इसी को क्या कहा जाता है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी कहा जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। ठीक है, इन सम स्टेट्स द people living below the poverty line are high and in some states the people living above the poverty line are high। ठीक है, तो this shows the interstate disparity, ये interstate disparity को दर्शाता है। अब पॉइंट ये है, ठीक है, तो जैसे वो ये कि रीसेंट एस्टिमेट जो हमें बताते हैं कि हेड काउंट रेशियो जो है पॉवर्टी का वो कितना है, 21.9% है 2011-12 के डेटा के हिसाब से। स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जो है ना, तो हेड अबव ऑल दी पॉवर्टी लेवल। ठीक है, तो यहां पे पॉपुलेशन जो है तो पॉवर्टी लेवल के अबव है। फिर वहीं पे आप देखोगे तो पुअरेस्ट स्टेट में बिहार और उड़ीसा आ गया, जहां पे पॉवर्टी एस्टिमेट्स कितने 33.7 और 32.6% तक है। लेकिन एट द सेम पॉइंट कुछ स्टेट्स हैं जहां पे पॉवर्टी में डिक्लाइन है, जैसे केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में पॉवर्टी में क्या आपको देखने को मिलती है, यहां पे पॉवर्टी रिड्यूस्ड है।
नेशनल एवरेज से भी कम है पॉवर्टी। तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखना कि व्हाई देयर इज एन सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द पॉवर्टी इन केरला। तो केरला में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन पे बहुत फोकस किया है। वहीं पे पूछ लिया जाता है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पॉवर्टी क्यों रिड्यूस हुई है? तो उसका कारण क्या है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, सरकार ने गेहूं बंटवाना, खाना बंटवाना, ये काम बहुत अच्छा किया है। वहीं पे जैसे आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में क्यों पॉवर्टी रिड्यूस हुई है? तो वेस्ट बंगाल में पॉवर्टी रिड्यूस होने का कारण ये कि लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छे से आए। वहीं पे पूछ लिया गुजरात में क्यों हुई है पॉवर्टी रिड्यूस, तो ये बुक में दिया भी आपको कि जैसे गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वन रीजन व्हाई देयर इज डिक्लाइन इन द पॉवर्टी। तो ये रीजंस है फॉर द डिक्लाइन इन पॉवर्टी, दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन पॉवर्टी। गॉट इट? ये हो गया इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। अब आ जाओ ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या कहता है? ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो इन द सेंस कि विश्व स्तर पर अगर आप देखोगे तो गरीबी की क्या स्थिति है। तो नो डाउट एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव प्रोग्रेस, ठीक है, तो विद द टाइम जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस आपको देखने को मिला, तो पॉवर्टी एक समय पे, जैसे आप देखेंगे ब्लू कलर की लाइन साउथ एशिया को दर्शाती है, तो पॉवर्टी सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो हर जगह ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे ना तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही देखने को मिला है पॉवर्टी का, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को अगर समझा जाए तो पॉवर्टी इज ऑन डिक्लाइन, पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। तो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी एज डिफाइंड बाय द वर्ल्ड, वो कैसे डिफाइन करा वर्ल्ड ने? तो वर्ल्ड बैंक जो है, तो वर्ल्ड बैंक, ये स्टेटमेंट एक ही होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक लिविंग ऑन लेस देन $1.90 पर डे, 1.90, मैंने बताया ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो उसने पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए एक सिंगल बेंचमार्क रखा है कि $1.90 से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर अगर इंडिविजुअल एक दिन में कमा रहा है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जैसे अगर आप देखेंगे तो वो जो एस्टिमेट वर्ल्ड बैंक लगा रहा है, तो उस हिसाब से 36% देश, मतलब 36% दुनिया की जनसंख्या 1990 में बिलो पॉवर्टी लाइन थी, 1990 में, और अब 2015 के डेटा के हिसाब से वो मात्र 10% रह गई है। मतलब there are only 10% people who are living below the poverty line according to the World Bank, which is of $1.90 per day. तो this is a great achievement, ठीक है, this is a great step, और कह सकते हैं this is the great achievement towards the objective of reducing global poverty, global poverty को खत्म करने के towards एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन आपको यहां भी समझना होगा, ठीक है, कि पॉवर्टी है सब्सटेंशियली डिक्लाइन इन चाइना, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां पे भी जैसे इंटरस्टेट डिस्पैरिटी हमारे स्टेट्स के बीच में है, वैसे ग्लोबल लेवल पे भी इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है। सब सहारन कंट्रीज में उतनी तेजी से पॉवर्टी अभी भी रिड्यूस नहीं हुई है, गरीब आज भी है वहां पे, ठीक है। चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है, उसका कारण क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स हो गया, जैसे जापान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से बहुत हद तक उन्होंने गरीबी खत्म कर दी है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर हम बात करें कहां पे? सहारन कंट्रीज में, ठीक है, सब सहारन अफ्रीका में, तो वहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं है, पॉवर्टी है, तो उसको टैकल करने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करें ना, तो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से, ठीक है, सभी प्रकार की पॉवर्टी को 2030 तक खत्म करना है, 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव, ये लक्ष्य साधा गया है, ये लक्ष्य साधा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, फिलोसॉफिकल पार्ट पे जाएंगे। लास्ट पार्ट है चैप्टर का, ये अच्छे से समझना है आपको। क्या कि हमने क्या देखा? हम देखा कि पॉवर्टी लाइन क्या है। रिकॉल करवा रहा हूं एक बार, पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, टू एस्टिमेट दी हाउ मेनी पीपल आर पुअर इन दी कंट्री, ठीक है, और वो एरिया और टाइम के हिसाब से वेरी करती है। अब वो पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, उस हिसाब से कंट्री के अंदर क्या पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैं, उस हिसाब से आप देखोगे तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, वल्नरेबल ग्रुप्स, और साथ ही साथ हमने ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, ये सारी चीजों को समझ लिया है। अब सीधा सवाल ये कि गरीबी आखिर है तो क्यों है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बेहतर है, कुछ लोग उतने बेहतर नहीं है, कुछ लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है और कुछ लोगों के पास संसाधन है ही नहीं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिस्पैरिटी? दिस डिस्पैरिटी इज नोन एज पॉवर्टी। इस भेदभाव को ही तो हम गरीबी कह रहे हैं। तो गरीबी का कारण क्या है, ये एक सवाल है। उस गरीबी का कारण क्या है, ये एक सवाल है। तो अब जैसे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो मैं आपको पॉइंटर्स में बताने वाला हूं, चीजें समझाने वाला हूं। पहला पॉइंटर है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप एज यू पीपल नो कि हम क्या थे, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे।
अंग्रेजों के गुलाम होने से ही हम गरीब हो गए। अब बोलो यार कैसे? फिर आपको ध्यान आता होगा, हाँ सर ध्यान आ गया, उन्होंने बोला था कि 3 गुना लगान देना पड़ेगी। ठीक है, 3 गुना थी 4 गुना, हाँ 3 गुना थी। ठीक है, मुझे लगा मैं पीछे मुड़ के देखूंगा इतने में 4 कर देंगे वो, तो 3 गुना लगान देना पड़ेगी। क्या ये कारण था? टू एन एक्सटेंट। तो क्या देखेंगे आप, जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में थे उस टाइम पीरियड में क्या हुआ, बहुत ज्यादा टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट था, टेक्सटाइल था, वो ग्रो नहीं करने दिया। अब वो ग्रो नहीं करने दिया, ब्रिटिश मेड गुड्स यहाँ पे डंप किए जाते थे, हमारे यहाँ से सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके ले जाया जाता था। ठीक है, तो इसके चलते क्या हुआ कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कभी नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि जनसंख्या बढ़ रही थी उस समय पे देश में, हेल्थ थी नहीं, एडुकेशन था नहीं, और जनसंख्या बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं रही है। तो ऐसा चल रहा है कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है और सपोर्ट कम होते जा रहा है। तो इसी के चलते क्या हुआ, इसी के चलते पॉपुलेशन ग्रोथ अलोंग विथ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकेम अ डिजास्टर फॉर द कंट्री। तो जब आजादी मिली तो आजादी जो आई थी ना, तो वो व्हील चेयर पे बैठ के आई थी, टूटी हुई। ठीक है, कह सकते बिना किसी हिम्मत की, जहां पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए इस आजादी को लेके। क्यों? क्योंकि वी वर लेफ्ट विथ नो रिसोर्सेज, वी वर लेफ्ट विथ नो होप्स, वी वर, मतलब होप्स तो थी, इनफाइनाइट होप्स थी, तभी तो आगे बढ़े। और वही हमें जीवन में भी रखना है, क्या? इनफाइनाइट होप्स रखना है। ठीक है, एटर्नल ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ना है कि जो भी जैसी भी स्थिति है शुरू तो करें। तो कमिंग बैक टू दिस, तो यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में लेवल ऑफ डेवलपमेंट बहुत कम था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और उस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलता है, उस स्थिति में कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर पॉवर्टी। गॉट इट? ये एक कारण था। दूसरा क्या है? दूसरा देखेंगे द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ सर ये तुमने पढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन से तो गरीबी कम हुई थी, प्रोडक्शन बहुत बड़ा था, बात सही है। लेकिन हुआ क्या कि जो इरिगेशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो इस इरिगेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट हुई और इससे डेवलपमेंट भी हुआ। पर बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ओनली। लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में क्या है, फायदा हुआ, कुछ क्षेत्रों में फायदा नहीं हुआ। अब इसी कारण से क्या है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वहां के किसान देखोगे तुम हष्ट पुष्ट है, पैसे वाले वहां के किसान। वही चीज अगर आप देखोगे सेंट्रल इंडिया हो गया, ठीक है, सेंट्रल इंडिया हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद में उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, तो रिलेटिवली जहां कहेंगे जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट लेट आया, उन स्टेट्स में फार्मर्स ने उतनी ग्रोथ नहीं पाई। ठीक है, तो वो डिस्पैरिटी और पॉवर्टी का कारण एक वो बन गया। और कारण देखें तो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म। अब क्या होता है कि सरकार ने आजादी के बाद ये भी सोचा कि जमीन सबके बीच में बांट दी जाए, तो जैसे वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से हुए, तो वहां पे शायद इसी कारण पॉवर्टी का आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉवर्टी का लेवल रिड्यूस हुआ है। लेकिन कुछ स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो पाया, सबके पास जमीन नहीं गई। अब जब सबके पास जमीन नहीं गई तो कुछ लैंडलेस लेबर ही बन के रह गए, वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए। ठीक है, तो द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज इज वन रीजन, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म इज वन रीजन। सोशियो-कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आल्सो आर रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी। ठीक है, कुछ सोशियो-कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सोशियो-कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे तो सामाजिक स्तर पर, ठीक है, सामाजिक स्तर पर सांस्कृतिक, मतलब सोशियो यानी सामाजिक, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, और इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब आर्थिक। ये हिंदी में समझा दिया, अब इसका आपको मीनिंग बताता हूं मैं। जैसे क्या हो रहा है कि हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ कल्चर होते हैं। मान लो किसी की डेथ हो गई, किसी की डेथ हो गई तो आपको पूरा क्रियाकर्म करवाना होगा, ये सारा सब कुछ, और उसके बाद में मृत्यु भोज और ये सारा सब कुछ। देखो उसकी अपनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, पर हो क्या रहा है ना कि अब एक गरीब व्यक्ति तो उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं तुम्हें तो ये 56 भोग बनवाना पड़ेंगे, ऐसा है वो। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि वो फंस जाता है उस साइकिल में। ठीक है, वो फंस जाता है उस साइकिल में। ठीक है, तो अब जैसे एक कल्चरल प्रैक्टिस क्या हो गई कि दहेज दिया जाता है। तो एक पिता जो है तो अपना जीवन भर क्या करता है, एक पिता जो है जीवन भर एक तरह से क्या करता है, अपनी जो जीवन भर की पूंजी रहता है वो अपनी बेटी की शादी में लगा देता है और दहेज दे देता है पूरा। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर पॉवर्टी। टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग दी वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो वही है कि अपनी रिलीजियस सेरेमनीज हो गई है, कल्चरल एक्टिविटीज हो गई है, उनको फुलफिल करने के चक्कर में इंडिया में जैसे बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का एक वो टैग लगा दिया जाता है, तो वेडिंग्स में इतना पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, लोग लोन लेके वेडिंग कर लेते हैं, तो दिक्कतें हैं। ठीक है, पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, फाइन। तो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण भी आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कि एक गरीबी का कारण बना है। फिर साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, जैसे अगर आप देखेंगे तो
एग्रीकल्चरल लेवल पे क्या होता है, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चरल लेवल पे द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एक किसान जो है तो एक किसान को बीज चाहिए, फसल उगाना है, उसके लिए उसको एक कैपिटल चाहिए जिससे वो क्या कर पाए, दवाइयां वगैरह खरीद पाए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और इस चीज के चलते वो क्या करता है, उधार ले लेता है, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है, कर्ज के तले दब जाता है। चैप्टर 1 और 2 में भी पढ़ा है हमने। ठीक है, तो वो हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस जो है तो वो भी एक कॉज है, इफेक्ट है पॉवर्टी का। कॉज कैसे है कि उसने कर्ज लिया, इस कारण से वो क्या है, कर्ज लिया इस कारण से वो गरीबी में है, और वो कर्ज के तले जो है तो वो कर्ज के तले दबा हुआ है, इस कारण वो गरीब है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट हो गया। फाइन, तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस। अगेन जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया क्या, कि हमें समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करना है। और वो समाधान क्या है कि इस पॉवर्टी को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या किया, फिर क्या मेजर्स लिए गए, तो वो एंटी पॉवर्टी मेजर्स मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखेंगे, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का वो कारण दे सकते हैं, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन का अनइक्वल फ्रूट जो मिले वो एक कारण है। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स, चौथा हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस, पांचवा हो गया इनफैक्ट। ठीक है, तो ये सारे कारण जो है कॉजेज बन गए। अब इन कॉजेज के अगेंस्ट में इन्हें मतलब ये बीमारी का कारण बन गए। अब आपको वो बीमारी का समाधान भी तो देना पड़ेगा ना, इलाज के लिए क्या किया गया, तो जैसे अगर आप देखेंगे करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 प्लैंक्स। तो दो नजरियों से क्या किया गया सरकार ने, या फिर कह सकते हैं ना कि बोलते हैं 2 डायमेंशन में सरकार ने काम किया। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सरकार करती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो पहली चीज थी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल सी चीज है कि इंडस्ट्रीज लगाई, डैम्स बनाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी पहुंचाया, ताकि क्या हो कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और ये सिंपल सी चीज है कि जब इकोनॉमिक मतलब एक सीसॉ की तरह है, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ऊपर जाएगी तो पॉवर्टी कहां जाएगी, नीचे जाएगी। समझ, सिंपल सी चीज है। अगर गरीबी होगी तो इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है, इसीलिए तो गरीबी है। तो जब इकोनॉमी में पैसा आया, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, तो गरीबी अपने आप नीचे चले गई। ठीक है, तो और दूसरा रहेगा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। अब प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो देयर इज अ स्ट्रांग लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी। विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑटोमेटिकली द पॉवर्टी विल रिड्यूस, गरीबी कम हो जाएगी। साथ ही साथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, पैसा आया है, तो लोगों ने पैसे की मदद से फिर क्या ऐसा खाएंगे तो नहीं पैसे को बैठ के, शिक्षा लेंगे, अच्छी चीजें सीखेंगे, स्किल्स आएंगी, हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो उसका अगेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमने क्या देखा था, उसका रिटर्न ये मिलेगा कि कंट्री में और वैल्यू एडिशन होगा, इकोनॉमी में और ग्रोथ होगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स opportunities and provides the resources needed to invest in human development, which results in the overall development of economy and the reduction of poverty. overall development होगा और poverty का reduction होगा। अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी हमें देखने को मिला है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ गई, लेकिन उसका फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना नहीं आया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ जगह रह गई, कुछ गरीब जो है तो गरीब ही रह गए, कुछ गरीब जो है तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स को एंजॉय नहीं कर पाए। पॉइंट, कुछ लोग इस इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स को एंजॉय नहीं कर पाए। तब सरकार ने क्या बोला कि हमने इन जनरल क्या कर दिया था, सबको बोलते हैं ना कि जेनरिक दवाई सबको दे दिए। अब जो ठीक हो गए जेनरिक दवाई में बहुत बढ़िया, अब कुछ लोग ठीक नहीं हो पाए तो फिर उनकी स्पेसिफिक समस्या को पकड़ के क्या किया जाए, सुधार किया जाए। तो इसी के लिए टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम का मतलब क्या है कि पॉवर्टी को देखा जाए कि किस प्रकार की समस्या है, उसको टारगेट करके उस गरीबी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए। तो यहां पे कुछ प्रोग्राम्स के नाम दिए गए हैं और ये नाम एक्सप्लेन भी किए गए हैं बुक में, एक एक पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी सीधा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी सीधा क्वेश्चन आ गया, पॉवर्टी लाइन पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे ही अगर आप यहां देखेंगे तो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी जो है, तो ये प्रोग्राम जो है, एक एक प्रोग्राम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं किस तरह से, डिफाइंड टाइप में। जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होगा। ये जो होगा तो इसमें क्या होगा कि रिजर्वेशंस भी दिए गए हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वुमेन को प्रायोरिटी दी जाएगी, गांव में रूरल डेवलपमेंट के लिए काम पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, राइट टू वर्क इंश्योर किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर। तो ऐसे ही जो प्रोग्राम चला गया, ये प्रोग्राम्स को एक बार एनसीईआरटी पे रीड जरूर कर लेना। फिर क्या है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993 में लॉन्च किया गया। तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था कि रूरल एरियाज में क्या हो, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाए। जैसे ये जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी सिमिलरली क्या है, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए चलाया गया। ग्राम जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,
ग्राम स्वरोजगार योजना में बैंक्स की मदद से क्या दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट किया जाएगा कि तुम अपना छोटा मोटा कोई धंधा डाल सको। ठीक है। सिमिलरली प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय योजना जो है 2000 ईयर में लाई गई। ग्रामोदय मतलब पूरे के पूरे गांव का उदय करवाना है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीजें गांव तक पहुंचाई जाए, तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में आ गया। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना को चैप्टर 4 पॉवर्टी एज वो फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत क्या किया गया, अंत्योदय अन्न योजना के तहत रूरल पुअर को और खास करके जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको खाने की व्यवस्था करवाई गई है। इसको चैप्टर 4 में और पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉलिसीज है जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत चलाई गई है। ठीक है। तो हमने कॉज ऑफ पॉवर्टी देख लिया, समस्या देख ली, उस समस्या का समाधान क्या निकाला गया वो भी देख लिया। ठीक है। तो 2 प्लान्ड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए गए, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। अब अगर आगे बढ़े यहां से तो आता है दी चैलेंजेस अहेड। फाइन, मतलब ऐसा नहीं है क्या कि हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद सर गरीबी खत्म कर दी बस। आज भी 22% पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हाउ टू रिड्यूस दैट पॉवर्टी, ठीक है, वो पॉवर्टी को कैसे समाप्त किया जाए। तो हाउ दी चैलेंजेस अहेड में हम वही समझने वाले कि वो पॉवर्टी को कैसे खत्म करेंगे। ठीक है। तो चैलेंजेस है, दिखती बात है, नो डाउट पॉवर्टी सब्सिक्वेंटली क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है, लेकिन डिक्लाइन हुई है, डिमिनिश नहीं हुई है पूरी तरह से। ठीक है। वैनिश नहीं हुई है पूरी तरह से। तो चैलेंजेस हैं, आज भी चैलेंजेस हैं, जैसे डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो मैंने आपको पॉवर्टी एस्टिमेट्स में डेटा बताया, टेबल बताया, उसमें वही मैंने आपको दिखाया कि नंबर ऑफ पुअर्स आर लिविंग मोर इन रूरल एरिया व्हेन कंपेयर्ड विद द अर्बन एरिया। तो क्या हो रहा है कि डिस्पैरिटी है, मतलब पॉवर्टी में डिस्पैरिटी यानी कि कहीं ज्यादा कहीं कम है रूरल एरिया के हिसाब से और अर्बन एरिया के हिसाब से। ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है अभी भी। ठीक है। वल्नरेबिलिटी ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स आज भी वल्नरेबल, जैसे हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को देखा कि द सेक्शन ऑफ पुअर पीपल आर मोर इन शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द नेशनल एवरेज। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जिन्हें टैकल करना है, और ये चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, वही समस्या है, समाधान पे फोकस करेंगे। तो ओवरकमिंग द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी वुड बी पॉसिबल विथ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वही इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया जाए। इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसने पिया वो दहाड़ा है। तो उस तरह से क्या शिक्षा पे फोकस किया जाए कि हर इंसान को शिक्षा तो मिल जाए। शिक्षा मिल जाएगी तो वो गरीबी से लड़ के, उसका मुंह फाड़ के अपने हिस्से की कह सकते हैं जिंदगी अपने हाथ से खुद खींच लाएगा वो बच्चा। ठीक है। तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस किया जाए। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, ठीक है, तो अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि एक गरीबी का कारण यह भी कि जनसंख्या बहुत क्या हो रहा है कि मशरूम की तरह हर कहीं उग जा रही है। तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्लाइन करना होगा आपको। ठीक है। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो हम देख रहे हैं ना कि डिस्पैरिटी है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कुछ वल्नरेबल ग्रुप ज्यादा है, तो आपको वुमेन का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है तो उनको एम्पावर करना होगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम ये भी देखें कि पॉवर्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि हमने एक मिनिमम बेंचमार्क सेट कर दिया है, हमें उस मिनिमम बेंचमार्क से ऊपर आना होगा। मतलब कि लिमिटेड डेफिनेशन जो है ना पॉवर्टी की, वो लिमिटेड डेफिनेशन से ऊपर उठ के चीजों को देखना होगा। ठीक है। इट इज नॉट अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है। हमें वो मिनिमम लेवल सब्सिस्टेंस लेवल जो है ना उसको हटा के अब एक रीजनेबल सब्सिस्टेंस लेवल की बात करना होगी। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने 2400 कैलोरी पूरी कर लिया, आपने अगर आप मान लो अगर दिन का 1010 रुपए कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंबानी हो गए। ठीक है। लेकिन आप पॉवर्टी लाइन के तो ऊपर हो गए। ठीक है। तो हमें यह चीज समझना होगी कि सिर्फ मिनिमम लेवल जो है सब्सिस्टेंस लेवल, उसको हमें एक रीजनेबल सब्सिस्टेंस लेवल पे लाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें यह पूछना होगा कि चलो आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर रही, लेकिन क्या आप शिक्षित हो? आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली, लेकिन क्या आप सेफ ड्रिंकिंग वाटर ले पा रहे हो? आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ली, लेकिन क्या आप एक डिग्निफाइड और इक्वालिटी से भरी हुई जीवन जी पा रहे हो? तो वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल को रीजनेबल लेवल पे लाना होगा। एंड दिस इज द लास्ट थिंग। ठीक है। क्या कि वी आर रिक्वायर्ड टू वी आर नीडेड टू ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी। हमें सिर्फ उसको इकोनॉमिक लेवल पे ना देखते हुए एक ह्यूमन लेवल पे देखना होगा कि ह्यूमन पॉवर्टी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, कि उसका ओवरऑल विकास हो। तो वैसे ही ह्यूमन पॉवर्टी में भी हम ओवरऑल तरीके से उसको सभी बंधनों से मुक्त करें। ठीक है। तो ये चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के सॉल्यूशन है।
एंड दीज आर द क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड, क्लास में डिस्कस करो कि गरीबी सिर्फ यहीं तक सीमित क्यों, हर डायमेंशन से गरीबी खत्म करने की बात की जाए। एंड एट द एंड, ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। ठीक है, आज हम पॉवर्टी खत्म कर लेंगे तो कल हम यूएसए वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां हमें ये लगेगा कि यार इंसान के पास कार नहीं है, तो सबके पास कार होना चाहिए, तभी क्या होगा, पॉवर्टी का रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। एक चीज अचीव करोगे तो दूसरी चीज आपको आ जाएगी, तो यही जीवन है। ठीक है, यही जीवन है। तो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मजा आया चैप्टर में? चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। पूरा चैप्टर हमने वन शॉट में रिवाइज कर दिया है। मैंने आपको सारा चैप्टर, देखो सिर्फ रिवीजन नहीं हुआ, पूरा हर एक टॉपिक को डिटेल में बता के क्वेश्चन तक बता दिए कहां से कैसे आएंगे। ठीक है, ये नोट्स चाहिए सारे तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। और भी कोई अपडेट्स वगैरह रहती है क्लासेस से जुड़ी हुई, कुछ कोर्स से जुड़ी हुई, कुछ भी चीज रहती है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। अभी के लिए इस सेशन को पूर्ण विराम देते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।